हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 9.6 के कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं, तो उन्हीं को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, तो पिछले वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, अभी तक हमने 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। अब हमको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कुछ अलग नहीं है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी, जैसे आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वैसे ही फाइंड करिए, बस सी की वैल्यू फाइंड करके वापस से रखनी होती है, दैट्स इट। ये एक्स्ट्रा काम होता है यहाँ पे। चलो तो करते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चन करते आए हुए हैं वैसे ही करना है हमको। तो यहाँ पर आप देखें, सीधा सीधा फॉर्म दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर y और x की वैल्यू दी है जिससे कि हम c की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो चलिए, तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13, ये अपन ने सेपरेट कर दिया। अपन सिर्फ अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो देखिए, आपको बिल्कुल वैसे ही सिस्टमेटिक क्वेश्चन करना है जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 आपको कराया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन हम पहला कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो सिस्टमेटिक करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो कौन से फॉर्म में है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो कंपेयर करेंगे तो p क्या हो जाएगा, y को छोड़ के जो भी है वो p है, तो y को छोड़ के 2 है और 10x है, और q क्या हो जाएगा अपना sin x। तो आ गया। अब इसके बाद सबसे पहले तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे हम। तो ये होता है e की डिग्री p, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। अब p क्या है अपना 2 10x, तो e की डिग्री इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दिया और ये 10x। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो माइनस में होता है प्लस में होता है। माइनस में होएगा माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, और एक रहेगा पॉजिटिव लॉग मॉडुलस सेक एक्स। तो पॉजिटिव ही ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो e की डिग्री 2 तो अपना कांस्टेंट है, 10x का हो जाएगा लॉग मॉडुलस सेक एक्स। ठीक है, अब n लॉग m, तो ये 2 इधर डिग्री में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की डिग्री लॉग सेक एक्स पे आ जाएगी डिग्री 2। ठीक है, तो इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब ये हो जाएगा अपना सेक एक्स पे स्क्वायर लगा दो, या फिर इसको लिख लो अपन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो चलो फाइंड करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो y सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू q, क्या है q, साइन एक्स, साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो हमको ये चीज पता है कि देखो जो सेक होता है ये होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर अपन कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते सीधा सीधा, क्योंकि ये भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या किया जाए, देखो y सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो इक्वल टू साइन अपना एज इट इज। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक कॉस लगा दो और यहाँ पर एक कॉस लगा दो। बात समझ में आ गई, सेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक। तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला कभी भी सीधा सीधा यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन अपन ने सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया, 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस 10x। तो अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला है अपना इंटीग्रेशन का, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। ठीक है, और एक काम और करो कि y के मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ के एक सेक से यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन सेक हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा c कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये अभी आपका क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन, बट हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस c की वैल्यू फाइंड करनी होगी।
तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको दिया है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहाँ लिखेंगे और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। टू फाइंड c वी हैव y0 x पाई बाय 3। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे जिससे हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो रखते हैं। तो y0 रखा इक्वल टू cos पाई बाय 3 यानी 60 और c इंटू cos पाई बाय 3 और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो cos पाई बाय 3 यानी 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा अपना 0 इक्वल टू हाफ प्लस c और हाफ का स्क्वायर यानी 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेना है तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 प्लस c, ये 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में खत्म, तो ये आ जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू -2। क्लियर। अब ये c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो यहाँ लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो y इक्वल टू cos x, देखो y इक्वल टू cos x प्लस c, तो c अपना क्या है -2, तो c की जगह पे रखेंगे -2 तो प्लस -2 cos स्क्वायर x। तो लीजिए ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक तो आप करते ही थे अभी तक जनरल सॉल्यूशन में, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काम क्या है, c की वैल्यू फाइंड करना और c की वैल्यू वापस से यहीं रख देना, तो ये आएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो लिख देना है विच इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये अपने डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है कुछ, तो इसको हटाने के लिए ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बोथ साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम करेंगे डिवाइड, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा dy अपॉन dx, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड किया तो ये तो खत्म, प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक बार और तो ये स्क्वायर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना भाई। सभी जगह डिवाइड किया तो यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी एक था तो एक और आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, यह dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो y के अलावा जो भी है वो p है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं अपन ने पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिस्टमेटिक किया है, वैसे ही क्वेश्चन करना है अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो, राइट। p हो जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। q क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p और q की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली। अब अपन फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये है e की डिग्री में p dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो e की डिग्री p क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो t सब्सटीट्यूट करके करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से। तो यहाँ पर अपन ने किया लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt ओवर dx, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, हमको चाहिए 2x dx, तो dt यहीं रखेंगे 2x dx, ठीक। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा अपना e की डिग्री में 2x dx हो गया dt अपॉन t, तो ये हो जाएगा e की डिग्री log t और ये हो जाएगा t, और t अपन ने क्या लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक। चलो अब क्या फाइंड करना है, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन आने के बाद ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ y है यहाँ y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन q कहाँ है, ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा dx। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ का एक कैंसिल हो जाएगा,
हो गया खत्म, ठीक है। बचा क्या, y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला आया अपना tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x प्लस सी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। अब हमको क्योंकि बोला गया पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है तो c की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड c वी हैव y0 x1, ठीक। तो वैल्यू रख देते हैं, तो y रखा 0, तो 0 1 प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस सी। बात समझ में आई, y की जगह पे 0 रख दिया, x की जगह पे 1, तो y की जगह पे 0, x की जगह पे 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस सी। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है अपनी π/4। बात समझ में आ रही, ये चीज़ अपन पहले भी कर चुके हैं। tan इनवर्स 1 क्या होएगा, tan π/4, ये गया बचा π/4, ठीक। चलो तो देखो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी 0, ये हो जाएगा अपना π/4 प्लस सी, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू माइनस का π/4। तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, ठीक है। ठीक, तो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख रहे हैं हम, तो इक्वेशन 1 रही है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस सी, और c क्या है हमारा माइनस π/4, तो प्लस माइनस माइनस π/4। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी, जनरल सोल्यूशन और सॉरी पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा फॉर्म है, dy अपॉन डी एक्स, प्लस नहीं है माइनस है, मतलब p के साथ माइनस आएगा, पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से सबसे पहले अपन ने p लिखा, -3 cot x, और q क्या है अपना sin 2x। p और q देख लिया अपन ने। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की डिग्री इंटीग्रेशन p dx। तो e की डिग्री इंटीग्रेशन p क्या है अपना -3, बाहर अकेला रखो cot x और dx, ठीक। तो ये हो जाएगा e की डिग्री -3 cot x का हो जाएगा अपना log मॉडुलस sin x, राइट, ठीक। तो e की डिग्री, अब n log m, तो log sin x की जो डिग्री है वो हो जाएगी -3, ठीक। तो ये इससे कैंसिल होके ये आ जाएगा sin x की डिग्री -3। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपन फाइंड करेंगे। और एक काम और आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी डिग्री नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब जनरल सोल्यूशन अपन फाइंड करें, तो जनरल सोल्यूशन, राइट। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको पूरा वैसे ही लिखना है जैसे हमने सिस्टमैटिक क्वेश्चन किया था। चलो तो देखो यहाँ पर है वाई वाई, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 अपॉन साइन क्यूब, यहां नहीं करते, यहां करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। अब देखो ये साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन क्यूब एक्स में से एक साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इस साइन से एक साइन, देखो मैंने साइन क्यूब को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया ताकि क्लियर दिख सके आपको कि क्या चीज़ें कैंसिल हुई हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो
अब यहाँ पर बचा क्या, 2 तो अपना कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दो, ठीक है, 2 अपना कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बन रहा है जैसा अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x dx। समझ में आ रही बात? देखो साइन स्क्वायर एक्स बचा था, एक साइन कॉस के साथ कर लिया, एक साइन अपन ने अलग कर लिया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 2 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है अपना माइनस कोसेक एक्स का, तो माइनस अपन ने बाहर कर लिया, ये 2 माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, और ये y अपॉन साइन क्यू एक्स चल ही रहा है। तो ये अभी अपना क्या आया है, जनरल सॉल्यूशन, राइट। अभी हमको फाइंड क्या करना है, c की वैल्यू, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये साइन है, ये कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन अपन लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -2 साइन क्यूब एक्स, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स इधर भी मल्टीप्लाई में जाएगा c के। बात समझ में आ गई? देखो साइन क्यूब एक्स डिवाइड में था, उस तरफ गया मल्टीप्लाई में गया, तो -2 कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन, और साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक। तो यहाँ के साइन से एक साइन चले जाएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स वाई। तो ये आया है अभी अपना जनरल सॉल्यूशन, तो इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए y2 और x π/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको वैसे ही लिखना है, टू फाइंड c वी हैव y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू π/2। तो सीधी यहाँ पर मैं वैल्यू रख रही हूँ y की 2 x की π/2, तो यहाँ रखा 2 -2 साइन स्क्वायर π/2, तो साइन π/2 और इसका स्क्वायर अलग कर दो, π/2 है ना, हाँ। तो y की जगह पे 2 और x की जगह पे π/2 रख दिया। अब हमको ये चीज पता है कि साइन 90 होता है अपना 1, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -2, ये भी 1, तो c और 2, तो माइनस का 2 इस तरफ आगे प्लस का 2, ठीक है, तो 2 + 2 4, तो c की वैल्यू आ गई 4। अब c की वैल्यू यहां रख दो, काम खत्म, आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। y इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c की वैल्यू है 4 साइन क्यूब एक्स, खत्म। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। सो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर हमको एज एन कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन थे उनमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, 13 से लेकर 15 तक हमको फाइंड करना था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, आपको खुद से समझना होगा कि क्या दिया है, क्या पूछा है। हमसे बोला गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि हमको कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है और कोई पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना की जनरल, हमको सिर्फ इतना बोला गया कि ओरिजिन से पास हो रहा है आपका कर्व। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि ओरिजिन से अगर कर्व पास हो रहा है मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ओरिजिन मतलब 0 0 का यूज करेंगे हम सी की वैल्यू फाइंड करने में। तो यहां पर ये बात खत्म हो गई, अब इसका अभी कोई यूज नहीं, इसका यूज आएगा कहां पर, सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आगे चलते हैं, यहीं से हमारी बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, यही इंपॉर्टेंट है। हमको बोला जा रहा है गिविंग दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब अपना अगर डेरिवेटिव की भाषा में अपन बात करें तो dy/dx होता है, ठीक। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। तो पॉइंट अपने को दिया है xy, इसी के हिसाब से अपने को चलना है। तो पॉइंट xy पर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व dy/dx इज मीन्स, ठीक है, ये लगाया, और इक्वल भी बोला गया, इज इक्वल टू द सम। अब किसका सम,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं इनका सम, मतलब एक्स और वाई का सम कर दो, बस बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसके बाद कौन सा फॉर्म है, क्या है, सॉल्व करना आपको पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमने कर लिया, ठीक, कि हमको क्या बोला गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो एक कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब एक सॉल्यूशन फाइंड करके देना है हमको। तो वो तो सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तभी आएगा। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इस ओरिजिन का काम कब आएगा, सी की वैल्यू फाइंड करने में। यहाँ बात खत्म हो गई। अब हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी dy अपॉन dx एट एनी पॉइंट एक्स वाई, इस पॉइंट की बात हो रही है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट अपने को दिया है इसके कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई, इनका सम, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो ये चीज आपको लिखनी है कि गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये अपने को गिवन है, इसीलिए अपनी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। ठीक, पहली चीज। अब सबसे पहले इसको अपन कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो इस y को इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया अपना, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो आपको वैसे ही लिखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो यहाँ से p की वैल्यू अपनी क्या आ गई, -1, क्योंकि y को छोड़ के जो भी है वो p है, तो माइनस भी है और कुछ नहीं मतलब 1 है। q की वैल्यू क्या आ गई, x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है अपने को, e की डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की डिग्री p d x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो e की डिग्री p कितना है -1 dx, तो ये हो जाएगा e की डिग्री -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर उसको ओरिजिन से पास कराएंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व वही होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक, तो y e की डिग्री -x इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। ठीक भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड रहेगा। चलो, e की डिग्री -x का इंटीग्रेशन, तो e की डिग्री -x रहेगा, लेकिन x के मल्टीप्लाई में -1 है तो डिवाइड होगा -1 से, तो हमने यहाँ पर ही माइनस लगा दिया। माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, e की डिग्री -x का इंटीग्रेशन e की डिग्री -x और x के मल्टीप्लाई में -1 तो माइनस माइनस प्लस और ये dx। ठीक, चलो देखो इंटीग्रेशन करते तो आपको आता ही है, तो बस वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, तो -x e की डिग्री -x, फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा -e की डिग्री -x प्लस c। ठीक है, अब मेन काम अपना बचा है c की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तभी तो जाके हमको कर्व की इक्वेशन मिलेगी जो कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब 0 0, तो x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, अपने को c मिल जाएगा। तो 0 इंटू ई की डिग्री 0 इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये भी 0 ही, माइनस ई की डिग्री 0 प्लस c, तो e की डिग्री 0, देखो यहाँ पर y था तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, बट माइनस e की डिग्री 0। ठीक, तो 0 इक्वल टू माइनस समथिंग की डिग्री 0 यानी 1 प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई 1। c की वैल्यू यहाँ रख दो, खत्म काम। तो रख देते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं c इक्वल टू 1। अब c की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y e की डिग्री -x इक्वल टू -x e की डिग्री -x माइनस e की डिग्री -x प्लस c की जगह पे 1। ठीक, अब अपन एक काम करते हैं, देखो ये e की डिग्री -x है ना,
तो ये मल्टीप्लाई में सबके डिवाइड में चले जाएगा, तो y इक्वल टू e की डिग्री माइनस एक्स डिवाइड में जाएगा, देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बचेगा माइनस का x माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन ई की डिग्री माइनस एक्स, यही बचेगा भाई। ई की डिग्री माइनस एक्स से यहाँ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ तो दिखेगा क्योंकि इसके अपन में दिख जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अपना y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस ई की डिग्री पॉजिटिव एक्स, या फिर यहाँ पर आप एक स्टेप और कर ही लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस एक्स ई की डिग्री माइनस एक्स अपॉन ई की डिग्री माइनस एक्स, माइनस ई की डिग्री माइनस एक्स अपॉन ई की डिग्री माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई की डिग्री माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लाई में था, सभी के डिवाइड में गया, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ बचा माइनस एक्स माइनस 1 और ई, ठीक। चाहो तो ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू ई की डिग्री एक्स। तो लीजिए ये आ गई आपकी उस कर्व की इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, खत्म। तो देखो मेन काम यहाँ पर था, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पाना। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार आ गई तो सॉल्व करना आपको आता है कि कैसे सॉल्व करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमने ये देखा कि हमको इक्वेशन तो फाइंड करनी है कर्व की, तो कर्व की इक्वेशन फाइंड करना मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना। अब सॉल्यूशन जनरल है कि पर्टिकुलर है, ये कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब कोई पॉइंट से पास हो रहा है मतलब सीधी सी बात है पर्टिकुलर ही रहेगा ना वो, तो क्योंकि पर्टिकुलर उसी पॉइंट से पास हो रहा है अपना कर्व, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, ठीक। तो ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पहली लाइन से पता चल गया, लेकिन फाइंड करेंगे कैसे जब तक अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया था स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई, एक्स वाई पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ, अब किसका सम, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम। बस इसके बाद की कहानी तो फिर आपको पता ही है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी अपने पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ भी ज्यादा अलग नहीं है। पहली लाइन में हमको बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि यहां पर हमको कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 0,2। तो भाई इस पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसे कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक। अब सबसे पहले तो चाहिए हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो काम है ये सबसे आखिर में होगा, गिवन दैट के आगे अपना क्वेश्चन एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, जिसका काम अपने को सबसे पहले है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, मतलब हम उसको सपोज कर सकते हैं कि वो जो पॉइंट है वो एक्स वाई। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ठीक है, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना वो पॉइंट है जिससे अपना कर्व पास हो रहा है, ठीक। तो इसकी बात ही नहीं है, अपनी बात हो रही है गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। तो वो पॉइंट अपन ने ले लिया एक्स वाई, ठीक, पॉइंट ऑन द कर्व। तो सम की बात हो रही है यानी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इनका सम, तो एक्स प्लस वाई ऑन द कर्व, ठीक है, exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at any point by 5। देखो लंबी लाइन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर ये बोला जा रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट अपन ने क्या ले लिया एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का सम जो है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है exceeds the magnitude of the slope of the tangent, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स, एक्सीड्स यानी बढ़ा रहा है, हाँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पर अगर हम इन दोनों का सम कर दें तो सम करने पे अपने को मिल क्या रहा है कि जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड को 5 से एक्सीड कर रहा है। एक्सीड मतलब बढ़ा रहा है, और बढ़ाने का मतलब प्लस। तो इज dy अपॉन डी एक्स प्लस 5, इसका मतलब ये है इन्होंने जो कहा है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रही हूं,
समझ लीजिए, और जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज तो खत्म हो गई, ये तो हमारा बाद में काम आएगा। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, अब ये एनी पॉइंट हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड। अगर हम सम कर रहे हैं तो ये सम क्या कर रहा है, एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5, यानी कि जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड को 5 यूनिट से बढ़ा रहा है, यानी +5, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन काम अपना यही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लेकिन इसको उस फॉर्म में लिखें जो हमारे काम का है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो एक काम करते हैं, देखो ये y है तो इस y को उधर भेज दो, इस 5 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका x - 5 इक्वल टू dy अपॉन dx - y। और चाहो तो इसको इस तरफ लिख लो, इसको इस तरफ लिख लो तो बेटर रहेगा, ठीक। या फिर चलो यहाँ लिखते हैं dy अपॉन dx माइनस y इक्वल टू x - 5। तो अब आप देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो आपको प्रॉपर लिखना है कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। मैंने बोल दिया बट आपको लिखना है, ठीक। तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई अपनी, y के मल्टीप्लाई में y के अलावा जो भी है वो p है, तो -1, q हो गया अपना x - 5। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा e की डिग्री में p यानी -1 dx, तो ये हो जाएगा e की डिग्री -x, ठीक। तो सबसे पहले मेन काम अपना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और जनरल सॉल्यूशन मतलब कि इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q x - 5 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक। अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड रहेगा, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा y e की डिग्री -x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक। तो e की डिग्री -x का इंटीग्रेशन माइनस e की डिग्री -x और x - 5 तो है ही, माइनस x - 5 का डेरिवेटिव, तो x का हो जाएगा 1, 5 का हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है, और इसका हो जाएगा माइनस e की डिग्री -x dx। बात समझ में आ गई। ये वाला माइनस पहले से था, e की डिग्री -x का इंटीग्रेशन माइनस e की डिग्री -x, और ये dx अपना एज इट इज है, इंटीग्रेशन एज इट इज है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो अब देखो e की डिग्री -x का इंटीग्रेशन फिर से आ जाएगा माइनस e की डिग्री -x प्लस c। बात समझ में आ गई। और एक काम और करते हैं, ये जो e की डिग्री -x है इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, देखो e की डिग्री -x से ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो ये आ जाएगा -x - 5 -1 प्लस c e की डिग्री +x। तो ये कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस का e की डिग्री -x इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो कैंसिल, बचेगा -x - 5, यहाँ से भी कैंसिल, -1 प्लस c के अपॉन में e की डिग्री -x ऊपर जाके +x। तो ये आ गया अभी अपना जनरल सॉल्यूशन। एक काम और कर सकते हो आप, यहीं कहीं देखो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो x तो माइनस का, 5 प्लस का, तो 5 - 1 4, तो ये हो जाएगा 4 - x प्लस c e की डिग्री x और ये y। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, चाहो तो उसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब c की वैल्यू फाइंड करना है, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको बोला गया है कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व आई है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रही है 0, 2 से, ठीक है। तो 0, 2 से पास हो रही है, तो x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 2, तो 2 इक्वल टू 4 -0 तो नहीं लिखेंगे, प्लस c e की डिग्री 0, तो e की डिग्री 0 यानी 1, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 प्लस c, तो -4 उस तरफ जाएगा, तो -4 प्लस 2
यानी c की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पर c की वैल्यू बस -2 रखना है, दैट्स इट, काम खत्म। तो फाइनल आंसर अपन यहां देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू 4 - x प्लस c की वैल्यू कितनी आई है -2, तो प्लस माइनस -2 e की डिग्री x। क्लियर, ठीक है। तो बस लीजिए, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो मेन काम इसमें भी यही था कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ जाए, फिर इसको इस फॉर्म में बनाना, और फिर आगे का सॉल्यूशन आपको आता ही है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 4 ऑप्शन दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, ठीक है। अटकते हैं तो मैं तो यहाँ करा ही रही हूँ, ओके। चलिए तो करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में x है, इस x को हटाने के लिए सभी जगह x से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दिया तो y अपॉन एक्स, और यहाँ के एक x से एक x कैंसिल हो गया। तो ये आ गया अपना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। p आ गया अपना -1 अपॉन एक्स, q आ गया अपना 2x। तो हालांकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए इतनी जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना e की डिग्री p dx, e की डिग्री माइनस p है 1 अपॉन एक्स dx, e की डिग्री माइनस log x dx, सॉरी log x खत्म, e की डिग्री n log m, तो log x की डिग्री -1, तो ये हो जाएगा x की डिग्री -1 1 अपॉन x। यहाँ पे फॉर्मूला लगा है n log m, मतलब log m की डिग्री m, n log m की डिग्री n, तो ये आ गया 1 अपॉन x। तो a है e की डिग्री -x, b है e की डिग्री -y, c है 1 अपॉन x और d है x। तो करेक्ट आंसर c, ठीक। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वही सेम काम है, चलिए करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक। तो dx अपॉन dy के मल्टीप्लाई में ये है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, सभी जगह डिवाइड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्म, ये है अपना, तो क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है तो सिर्फ p ढूंढ लो, तो x के अलावा जो भी है वो क्या है, p, ठीक। p आ गया, चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। e की डिग्री p किसके रिस्पेक्ट में, यहां पर देख लो, dx अपॉन dy y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन, ठीक। p y अपन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है तो इंटीग्रेटिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, 1 का 0, वाई स्क्वायर का -2y और t का dt अपॉन dy, तो -2y dy, ठीक है। बट हमको चाहिए y dy, जो चाहिए वो रख लो। तो y dy हमको चाहिए था, -2 भी उधर भेज दिया अपन ने, और dt एज इट इज। अब ये जो वैल्यूज हैं ये यहाँ रख दो बस। तो e की डिग्री इंटीग्रेशन y dy माइनस dt अपॉन 2, तो माइनस dt 1 अपॉन 2 बाहर कर दो, और ये माइनस भी चाहो तो बाहर रख दो, ठीक। अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर को अपन ने t लिया है, सिंपल हो गया। तो ये हो जाएगा e की डिग्री -1 अपॉन 2 log t, n log m log t की डिग्री हाफ, लेकिन माइनस का हाफ है, ध्यान दीजिए, है ना। तो इसके बेस में कुछ नहीं है तो e है, कैंसिल होकर t की डिग्री माइनस हाफ, तो 1 अपॉन t की डिग्री हाफ, तो 1 अपॉन t की डिग्री हाफ, t 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की डिग्री हाफ, और हाफ का मतलब ये होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए है 1 माइनस वाई स्क्वायर -1, नहीं है।
1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी है 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, नहीं। डी 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो बी और डी में कंफ्यूज मत हो जाना। बी में दिया है 1/रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस 1 और डी में दिया हुआ है 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी। ठीक है, क्लियर। तो लीजिए ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और अगर इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।